बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर खून की एक होली खेली गई। एक ही दिन में 50 से ज़ायद ऐसे शहरी और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार थे जिन्हें शहीद कर दिया गया। मगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई, 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द थे जिन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत की जब बात करेंगे, अपोजिशन भी इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का सिस्टम है या हुकूमत है उसके खिलाफ हमें हिकमत अमली बनाने में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से अचानक आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट है उन्होंने और वज़ीर दाखिला साहब ने जो मुलाकात की है, उसके बाद ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद सियासी मंजरनामे के अंदर कोई बदलाव देखने में मिल सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। CDA की जो फुर्तियां हैं वो हमेशा कमाल होती है, मगर अब की बार उन्होंने क्या गुल खिलाया है ये तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आज हम ये भी बात करेंगे कि मरहूम अरशद शरीफ को के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब का 36 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला था, मुकम्मल तौर पर जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि अरबाब इख्तियार की जानिब से उन्हें गैर मुनसिफाना हैरेसमेंट का सामना था। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक ही इल्ज़ाम में दर्ज मुतअद्दिद ऐसी FIRs कानून की नज़र में बरकरार रखने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन आमिर साहब, आज जो कुछ हुआ, सियासत से बालाए ताक रखते हुए, सियासी जमातों से बालाए ताक रखते हुए, आज दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया। मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों में से एक था कि जो आज हुआ, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कि 77 साल में ऐसा कभी हुआ। उसकी वजह यह है कि अमवात शायद नंबर्स में ये भी बड़ी खौफनाक हैं कि 50 से ज़्यादा 24 घंटे में अफराद शहीद हुए, जिसमें से 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के थे। जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द भी जहन्नम रसीद किए गए। नंबर्स की बात नहीं है, नंबर इससे पहले भी हुआ होगा, मगर इतना एक्सपेंस कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कैलकुलेटेड हमला के उसका एक्सपेंस देखें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है और ये 10 अजला में किया गया कि किसी जगह बमों से पुल उड़ा दिए गए, किसी जगह बसें उड़ा दी गई। सबसे खौफनाक तो तकलीफ दे वो था जहाँ एक बस में से 23 लोगों को इसलिए शिनाख्त करके कि वो पंजाबी हैं, वो बड़ा खौफनाक था। 10 अजला में ये बलूचिस्तान के हुआ। कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, पंजगूर, तुरबत, मूसा खेल, कल्लात, ये तूल अर्ज में पूरे सूबों के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब मिला जुला के, तो ये पाकिस्तान की तारीख में इतना फैला हुआ कभी प्लैंड हमला नहीं हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर बगावतों का बड़ा अरसा वहाँ ये मसला रहा। मगर 1970 में भी जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे याद पड़ता है, वो मरी एरिया के अंदर एक ख़ास इलाकों के अंदर ये होता था। इस तरह नहीं था कि बिल्कुल लगता है कि यहाँ मुल्क है ही नहीं है, रियासत है ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम ही नहीं है, उनको किसी को कोई परवाह भी नहीं थी। और इसलिए भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ लैप्स भी है कि 26 अगस्त जो है ये नवाब अकबर बुगटी की इस दिन जो है उनकी जान गई थी, तो ये इसका उम्मीद की जानी चाहिए थी, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए थी, इसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए थे। मगर मज़ीद उसके लिए ऑफ कोर्स जो इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि दहशतगर्दी है और दहशतगर्द होते हैं वो कोई ना पठान होते हैं ना पश्तून पंजाबी, ये बिल्कुल लसानियत कौमियत इसमें नहीं होती। दहशतगर्दी और उसको हर एक को और मासूम जानने और ख़ास तौर पे किसी कौमियत का ये कि पंजाबी होने की वजह से वो इसकी हर एक को मजम्मत करनी चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। मगर सवाल जो आते हैं, जो मज़ीद तकलीफ ये होती है कि उसके बाद रियासत का या हुकूमत का रवैया क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। नेशनल असम्बली में इक्का दुक्का तकरीरें की गई। आज कौमी असम्बली को हर चीज़ बर्खास्त करके सिर्फ और सिर्फ इस सानिए को डिस्कस करना चाहिए था। ये पूरे मुल्क के अंदर आप देखें 44% है पाकिस्तान का, और अगर बाकी आप मिला लें इसको पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि राजमक में भी हुआ हुआ है, रोज़ हम सुनते हैं कभी वज़ीरिस्तान में होता है, कहीं बाजौड़ में होता है, ये पंजाब के कच्चे में ये चल रहा है। डाकुओं ने 10 पुलिस वाले शहीद किए हुए हैं वहाँ पंजाब में, KP में,
सिंध के कच्चे में पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ है और नेशनल असेंबली सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान के बहस नहीं कर रही है। वहां पे ये बहस नहीं हुई, ये आप देखें अपोजिशन ने सही वॉकआउट किया, सही तौर पे उन्होंने नहीं किया, इसके तो बस तकरीरें करके वो चले गए। और इवन के मीडिया में मैं समझता हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। पता नहीं, शायद कुछ लोग समझ रहे थे कि इसके ऊपर बात करना नहीं है जी, हमें ये कहा गया है डिस्कस, और भाई इससे बड़ा पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। ऑफ कोर्स जो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी जो लोग कर रहे हैं और खासतौर पे कौमियत के हवाले से उसकी हम मजम्मत करेंगे, मगर इस मसले की बात तो होनी चाहिए। इसमें अगर पाकिस्तान का मसला है और बका का मसला है तो ये है। दूसरा, ओवरऑल ये भी सोचना पड़ता है कि हुकूमत का जो एक रवैया है कि इस वक्त बात देखें मुल्क की जो सूरत हाल है कि उसके अंदर आप ये सिक्योरिटी की इशू छोड़ के, ये आज की नहीं है, काफ़ी हफ्तों महीनों सालों से ही सिलसिला जारी है कि आप लोगों की पकड़ धकड़ में लगे हुए हैं, फार्म 45 के पीछे पड़े हुए हैं। सारी जो नेशनल असेंबली का फोकस होता है कि जनाब वो वाली हम कानून साजी कर लें कि जिसके जरिए जो है ये वोट की रीकाउंट ना हो, मखसूस नशिस्तें ना मिले, और सियासी चालबाजी के अंदर बेड़ ये लगे हुए हैं। मुल्क दाव पे लगा हुआ है, मुल्क की जो सूरत हाल हुई है, अफरा तफरी इस तरह तो कहीं भी नहीं होता। मैंने कहा ना, जिसका इसका एक्सपेंस है, इट इज़ नॉट दी नंबर्स, इट इज़ द वे इट हैज़ बीन डन, कि पूरे सूबे के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी से 10 इजला के अंदर मनमानी की है और अभी भी सिलसिला जारी है। सो ये एक तशवीशनाक है। दूसरा, लास्ट ही मैं ये सिर्फ कहूँ कि आज मैं देख रहा था सरफराज बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल दहशतगर्दी, इस पर तो बहस ही नहीं है कि ये दहशतगर्द है सारा है, मगर उसके अंदर एक दो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जब मसाइल होते हैं, ये आज का मसला नहीं है। आप देखें 2006 में नवाब अकबर बुगटी साहब जो है ना वो शहीद ही कहा जाएगा, शहीद किए गए जो है, तो उसमें उसको 19 साल हो गए हैं। तो हमें ये उम्मीद की जानी थी कि इस दौरान में अगर कोई उनके जायज़ मुतालबात हैं उसके ऊपर, कोई जख्मों के ऊपर मरहम रखा जाना चाहिए था और इस मामले को दबना चाहिए था। आज 19 चीज़ के बाद हमें ये डर है कि ये आगे से मसला बढ़ रहा है, ये मजीद खराबियां हो रही हैं और लार्जर तनाजुर के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादा तकलीफदेह बात है। बुनियादी बात उसके अंदर क्या है, दो तरीके होते हैं डील करने के इस तरह के मसाइल को। एक होता है आपका मिलिट्री सोल्यूशन, अस्करी हल निकालें, एक होता है सियासी हल निकालें। आज भी जो सारा जोर था कि पहले ही बहुत ज़्यादा अस्करी आपने यूज़ करके देख लिया ना सारा, वो बिल्कुल वो भी अस्करी करें, मगर सियासी हल किधर है, उसके अंदर वफाकी हुकूमत की दर, उसके अंदर नेशनल असेंबली की दर है। उसके बाद वहां बलूचिस्तान में मॉडरेट्स होते थे, वो कहाँ हैं? वो हमेशा पिछले दिनों मैंने खबर पड़ी थी कि डॉक्टर मालिक और वो लोग आए हैं कि जनाब बड़े बुरे हालात हैं, हमारे से बात करें, हम कोशिश करते हैं। अब वो खामोश है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है कि ये हमेशा मॉडरेशन की बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा रल साहब ये एक तो ओवरऑल आप अपना प्लीज़ व्यू दीजिएगा, मगर ये जो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि हमारे जो सियासी हल किधर है, मॉडरेट्स किधर हैं और क्यों उनको बीच में नहीं लाया जा रहा, वो नहीं आ पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, वैसे तो दिल रोता है आज इस सारे हालात को देख के और वाक़यात को देख के। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तज्ज़िया किया, मैं तो इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि हम बहुत सादा हैंडलिंग्स कर रहे हैं हर चीज़ की। हर मसले का हल हम ताकत को समझते हैं और वो ताकत जो अपना वजूद ही खो चुकी होती है उसको भी हम मसले का हल समझते हैं। हम इशू के ऊपर जब खिताब करते हैं या बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेटेड एक स्टेटमेंट है जो कि दी जा रही है, जो कि बहरहाल अफसोसनाक है। इस वक्त देखें, एक तो टेररिज्म हुआ, टेररिज्म होने के बाद आपने उसके ज़िम्मेदारान को मारा या इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा। अगर आप इतनी जल्दी उनके जो टेररिस्ट्स हैं उनको आप हिट कर लिया तो इस वाक़े से पहले आपने क्यों नहीं हिट किया? जो ज़िम्मेदार हैं काउंटर टेररिज्म के, भाई आपके इदारे हैं और सिविल इदारे हैं और पुलिस इदारे हैं जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं, और इससे आगे बढ़ते हुए आपका एक्चुअल
पॉलिटिकल सोल्यूशन किधर है? कोई जंग जो होती है वो जंग किसी टेबल के बगैर नहीं खत्म होती, जिसमें बेपनाह लोगों की इन्वॉल्वमेंट अगर हो चुकी हो तो उस इन्वॉल्वमेंट को एक रिजॉल्व देने के लिए, मैं तो आपको पता है पिछले 8-9 महीने से एक्टिव इसी चीज़ पे हुआ था कि मुझे बलूचिस्तान के अंदर आप देखें जो इस वक्त तहरीक चल रही हैं उनको हम रिपोर्ट करें या ना करें, अब तो सारी दुनिया को पता चल रही है कि वहाँ पे औरतें कहाँ जा रही हैं, वहाँ की पब्लिक कहाँ जा रही है, वहाँ पे सेंटिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं। उस चीज़ का एहसास करते हुए उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ उनको ब्रश अवे करने से आप मसले को हल नहीं कर लेंगे। आंखें बंद करने से तो मसले हल नहीं होते, आंखों में आंखें डालने से हल होते हैं। इस वक्त भी दरख्वास्त है, जो बात आपने की है वो बहुत अल्टीमेट बात है कि वेयर इज पॉलिटिकल सोल्यूशन। मैं इसलिए भी इस पे दोहरा देता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि सादा हल की तरफ जा रहे हैं, सिंपलिस्टिक, कि बड़ी ये जो इस तरह के जो बड़े कॉम्प्लेक्स और दरीना मसाइल होते हैं उनके जो अंग्रेज़ी में कहते हैं नुएंस्ड, और वो उसका फैलाव ज़्यादा होता है कि आप ऑफ कोर्स जो है अस्करी सोल्यूशन भी दे रहे होते हैं, सियासी भी चल रहा होता है, और सियासी भी हार्ड लाइनर्स होते हैं, फिर मॉडरेट्स होते हैं, हर किस्म के तबके होते हैं, सबके साथ एक पैरेलल गुफ्तगू चलाई जाती है। मगर यहाँ पे बल्कि मुझे पहले ही जो खराबियाँ हैं कि सियासी सोल्यूशन को इग्नोर किया गया काफ़ी अरसे से, अभी ये मज़ीद कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हार्ड लाइनर्स ही क्योंकि हुकूमत में हैं और एक जो कि बड़ा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, तो ये क्या जो है, मतलब मुझे फॉर एग्जांपल मैं उम्मीद कर रहा था कि जो मॉडरेट्स हैं, इस तरह अख्तर मेंगल हैं जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के सियासत की बात करते हैं, डॉक्टर मालिक हैं, वो लोग नहीं बोल रहे, तो वो मुझे आप समझा पाएँ कि वो क्यों नहीं, उनकी गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो कह रहे हैं ठीक है फिर तुम कर लो। मैं तो ये सोच रहा था या सुबह से ये सोच रहा था कि कल परसों में फौरी तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं सबको इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो असेंबली के अंदर या जहाँ पे भी इकट्ठा करके उनके साथ सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे और एक कौम को हीलिंग टच के साथ साथ एक गाइडलाइन भी देंगे। और उसके लिए जितने भी वहाँ के, हम सब हमारे दोस्त हैं, हम उनको जानते हैं और वो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए हमें तो उनको एंगेज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए और उसमें से आगे रास्ते निकालना चाहिए। और मुझे तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि असेंबली के अंदर बैठे हुए मतलब सिर्फ इल्फाज हैं, हमारा मुल्क है। मैं साहब वो उसमें मैं क्यों इसको स्याह तरीन दिन कह रहा हूँ कि मुझे बलूचिस्तान के अंदर मैंने हमेशा डीपर दिलचस्पी ली और मैंने तूलो अर्ज़ में इसके काफ़ी रिपोर्टिंग की हुई है बलूचिस्तान के। सो मैं बेस्ड ऑन माय स्टडी और ये सारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी इतनी संजीदगी से मीडिया के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं की जा रही है कि मैं इसकी ज़रा इसकी डिटेल पे गौर कर रहा हूँ कि आप देखिए इसका जो मैं कह रहा हूँ ना 10 अजला में था, और अगर बलूचिस्तान का जोग्राफिया रखें कि तमाम ही उन्होंने जो बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 10 अजला में सबसे खौफनाक तो ऑफ कोर्स जो है ये जो 23 लोगों को गोलियां मार दी गई उनकी पंजाबी शनाख्त की वजह से, वो सबसे खौफनाक एक तकलीफदेह है। बाकी जो है उसके बाद जी मुसल्लह अफराद ने ट्रक और बसों में शनाख्ती कर दी, ये तो वो है। फिर कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ के एहलकारों समेत 11 अफराद जहाँ बैक हो गए। जिला मस्तूंग में अब ये बिल्कुल कल्लात एक जगह है, मस्तूंग जो है बलूचिस्तान बिल्कुल कोयटा के बाहर है। जिला मस्तूंग में खड़कूचा में लेवीज फोर्स के थाने पर हमला हुआ है। फिर कोयटा कराची हाईवे, बाय द वे इस वक्त तकरीबन काफ़ी सारे रास्ते बंद हैं क्योंकि रेलवे के पुल भी उड़ा दिए गए हैं, 1-2 हाईवेज के ऊपर भी हैं, सो अभी भी वहाँ मुश्किलात हैं। तो कोयटा कराची हाईवे पर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी और हमलों से ट्रैफिक कई घंटे तक ऑलरेडी मुअत्तल रही। खिच्ची में बुलान से 6 अफराद की लाशें मिल हुई। बुलान में पुल भी रेलवे का उड़ा दिया गया। फिर लसबेला में ये हुआ, फिर उसके बाद गवादर के अंदर हमला हुआ, उसके बाद पंजगूर में इसका जो फैलाव है। और उन्होंने अपनी पूरी जिस तरीके से इसकी मैं सोचता हूँ प्लानिंग हुई होगी और जिस तरह की रिसोर्सेज अप्लाई की गई हों,
तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे ये मारधाड़, ये फसाद हुआ है। तो उसकी वजह से इसके मतलब सबको, मुझे तो ख़ास तौर पे है कि प्राइम मिनिस्टर को आके इसके ऊपर तकरीर करनी चाहिए थी, नेशनल असेंबली में बैठ जाना चाहिए था। हम देखते हैं दुनिया भर में 2-3 अपवाद भी हो जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट आ जाता है। यहाँ 50 लोग शहीद हो गए हैं और मल्टीपल उसके अंदर सारा सूबा हिल के रह गया, पूरा मुल्क हिल गया, और वहाँ पे कोई उनकी उस पर कान पे जू नहीं देंगी। अब्दुल्लाह साहब। सर, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को असेंबली में तो बाद में होंगे, पहले उन्हें बलूचिस्तान जाना चाहिए। प्रेसिडेंट को इस वक्त बलूचिस्तान जाना चाहिए। प्रेसिडेंट की पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है, उनको अपनी हुकूमत के अंदर एक रोल प्ले करना चाहिए। इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ से अपने आप को मुबारक करके सिर्फ और सिर्फ अपने अख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए ना रहे, बल्कि वो आज की सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकली वहाँ बैठ के इश्यूज़ के एड्रेस करें। तमाम जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, बाकी हैं, उनको बुलाएं और इनके उनसे ताल्लुकात रहे हुए हैं। मियाँ साहब के ताल्लुकात हैं, सबके ताल्लुकात हैं। वो क्यों नहीं इस मौके के ऊपर वहाँ पे आवाम के लिए एक परसेप्शन बनाते? ये टोटली हुकूमत को इररेलेवेंट और रिडेंडेंट बना रही है बाय नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मुझे जो आज नज़र आया सरफराज भुट्टी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सारा ही जो जोर है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे डाल दिया कि हम ऑपरेशन करें। भाई आप सियासी हुकूमत हैं, वो तो अपना काम करेंगे, बिल्कुल उनको करना चाहिए और बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मगर सियासी हुकूमत क्या कर रही है, उन्होंने अपना नहीं बताया कि हम क्या करें। जिस तरह आप करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए, मॉडरेट्स और हर तबके के लोगों को बिठाना चाहिए कि जनाब इसकी मजम्मत करें और इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। वो पॉलिटिकल साइड ऑफ इट जो है वो गायब नजर आई। ये देखिए, बुनियादी बात इस वक्त ये हम जिस चीज़ को डिस्कस, मैं तो कह रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी होती है फोर्स अप्लाई करने की, वो डिस्कस ही नहीं की जाती। वो तो एक प्रोसेस होता है, उसके ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, उसके ज़रिए आप तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिंथेसाइज होके पॉलिटिकल लीडरशिप उसको प्रोसेस करती है और एक स्ट्रेटजी बनाती है। वेयर इज स्ट्रेटजी? स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है कि जी हम ईंट का जवाब पत्थर और पत्थर का जवाब गोली से देंगे। ये दिस इज नॉट इनफ। ये ज़रूरी होती हैं डिसिप्लिन की चीज़ें, लेकिन ये मुल्क का मामला है। अब इसमें मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ हुई कि मैं अभी एक प्रोग्राम में देख रहा था। खुर्रम दस्तगीर बड़े सुबर आदमी हैं, संजीदा आदमी हैं नून लीग के अंदर, पर वो ये फरमा रहे थे कि ये जनाब ये तो कोयटा के जो MPs हैं या कोयटा के जो हुकूमत में लोग हैं उनका सिर्फ काम है। भाई हर एक का काम है। जब इस तरह बड़ा सानिया हो जाए, वफाक की अपनी जिम्मेदारियां हैं, कानूनी आईनी भी हैं, इखलाकी और सियासी भी हैं। वफाक का अपना रोल है, बाकी सारे पाकिस्तान का रोल है। तो ये कह देना कि जी ये तो कोयटा का मामला है और कोयटा वाले डील करेंगे, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। पूरे यहाँ तो इन्हें तो चाहिए कि असेंबली में से सारी ऑपोजिशन को साथ लें, हीलिंग टच दें और वहाँ जाके लोगों से बातचीत करें, अपनी प्रेजेंस के जरिए ये शो करें कि दिस इज पाकिस्तान। इतना बड़ा सानिया हो गया है कि इसको छोड़ के कोई और चीज़ डिस्कस करते वक्त तो बड़ा गैर मुनासिब सा लगता है। मगर वो क्या ये बलूचिस्तान को या कोयटा की ये सूरत हाल को क्या डील करना, या अपने ही पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ कि जो कच्चे में जो सूरत हाल है वो हंसी भी आती है और ज़्यादा रोने को दिल करता है कि वो जो एक वाक़या सोशल मीडिया पे जिस तरह चल रहा है कि शायद लुंड साहब जो हैं एक डाकू जिनके करोड़ रुपए जिनके सर पे रखा हुआ है, वो बड़े आराम से वो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो उसकी डिनाइल क्योंकि नहीं आया तो हम अक्स कर रहे हैं फिर कि शायद वो ठीक है और अच्छी है। उस पर वो पंजाब की होम मिनिस्ट्री के अंदर उस नंबर पे डायल करके वो कहते हैं कि जनाब ये आपने जो नंबर 1 पे वो मैं हूँ, तो आपने तो ये मेरा नाम ही गलत दिया हुआ है। और वो साहब जो उसको डील कर रहे हैं वो इस पर कोई उनको
पैनिक नहीं हुआ, उनको कोई परेशानी नहीं हुई कि नंबर 1 डाकू टेलीफोन के ऊपर कर रहा है, एक बात। दूसरा कि उनको पूरे पाकिस्तान का एक्स बंद है, सोशल मीडिया बंद है, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, डाकुओं को ये सहूलत मैसर है कि वो कि आप कर रहे हैं उनकी एक्सेस। और मैं देख रहा था ये अकमल साहब हमारे प्रोड्यूसर यही वो भी दिखा रहे थे क्योंकि 25 के करीब अकाउंट है जहां कच्चे के डाकू के नाम से वो है, और वो हनी ट्रैप्स हैं, वो कारों को कह रहे हैं 30 लाख की ले लें, 20 लाख की ले लें, फलानी चीज़, इसी बहाने लोगों को बुलाते हैं। सो उनकी इंटरनेट पे एक्सेस है, कोई नहीं देख रहा उनकी जियो फेंसिंग। क्या दुरानी साहब ये क्या है मजाक है? अपना आमिर साहब, जो डाकुओं ने पुलिस मार दिया और हुकूमत ने अवाम को मार दिया, पूरे पेज के डाकुओं की मशहूरी के इश्तिहार लग गए जिसके अंदर हेड मनी जो थी वो 20 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ तक कर दी गई, और उसके ऊपर 25 करोड़ के इश्तिहार दे दिए गए। मतलब 19वीं सदी के डाकू जो हैं वो 21वीं सदी के हुक्मरानों के ऊपर भारी पड़े हैं दुरानी साहब, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं और नहीं, और आप वो तो हिजाज बिन यूसुफ के जो उसमें एक बंदा पेश हुआ था, उसने कहा वहां के डाकू मशहूर है। तो मतलब ये है कि असल बात जो अगर सच्ची बात पूछते हैं तो यहां तो हुकूमत ही उनकी है, कच्चे के हों या पक्के के हों वही हुक्मरान है। और अवाम के साथ जो है कभी चीनी में धोखा हो जाता है, कभी गंदम में धोखा हो जाता है, और कभी कच्चे में धोखा हो जाता है। मतलब हम तो लुटने के लिए इस मुल्क में बैठे हुए हैं, और वो डाकू जो है वो कोई छुपा हुआ डाकू है और कोई हुक्मरान डाकू है। हम तो अवाम है, अवाम का तो कोई काम नहीं है और हुक्मरानों का भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ यहाँ है नहीं, बारो बार है। तो अब ये जो एक अखीर आई पड़ी है मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर, इसके लिए अब मैं वार्न करना चाहता हूँ आमिर साहब कि आपको अब पंजाब की तरफ देखना चाहिए। पंजाब में जो अनरेस्ट और जो बॉइलिंग हो रही है इस वक्त, आई कैन फील दैट। इस वक्त बलूचिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। पंजाब के अंदर जो पब्लिक का हाल है इस वक्त, वो खुद एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है। ऊपर से जो हैंडलिंग्स हैं कि मतलब ये है कि डाकुओं की हेड मनी का फुल पेज इश्तिहार है कि जी हमने बढ़ा दी है। मतलब डाका डालो और ज्यादा पैसों उसके डाकुओं के लिए जो है ये सहूलत मुयसर है, जो है वो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, आपकी हमारे लिए है, हमारी शान काट जाती है। और जो हुकूमत का है कि जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं, एक इसके अंदर कोई बड़ा ही गैर संजीदगी है, पता नहीं इनकी किस्मत खराब है या हमारी किस्मत खराब है। जिसको हाथ डालते थे IPPs वो नहीं इनसे हैंडल हो रहा, महंगाई इनसे नहीं हैंडल हो रही। IMF का अब पता चल रहा है कि जनाब रखना है, डेट्स दे देते हैं, वो आगे से आगे मामला जाता जा रहा है, उसकी वजह से एक तजब्जुब भी है। दूसरा, आज जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर उनको कानून साजी ये पड़ी हुई है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन जो है ना वो जल्दी से करवा के वो बिल्कुल बुलडोज करके इलेक्शन ना करवाने पड़ जाएं। और सारी जो कानून साजी, जो पॉलिसी और जो दिमाग लड़ रहे हैं वो इस बात पे है कि ये फॉर्म 45 वाली तफ्तीश ना हो जाए और उसको काउंटर करने के लिए कैसे किया जाए। तो ये इस माहौल में क्या क्या हमें वो थी, आपने दरमियान में कुछ मूवमेंट की थी और वहाँ भी मैं सुन रहा था अचकजई साहब ये कह रहे हैं, वो भी JUI शायद पता नहीं मौलाना की जो मुलाकात है आसिफ ज़रदारी के साथ, तो अचकजई साहब का ये कहना था कि वो 2/3 अमेंडमेंट के लिए जो है ना उन्होंने अप्रोच किया था मौलाना फजल रहमान को, मगर उन्होंने नहीं बताया कि मौलाना फजल रहमान का जवाब क्या था। क्या वो उस आपके वो जो आपने कट किया था अपोजिशन का, उसे वो जा चुके हैं या अभी लिंगों में हैं? देखें, जहाँ तक आमिर साहब वो कट का ताल्लुक है, वो इन तमाम कायदीन की ख्वाहिश पर और आवाम के रिएक्शन को दे। उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम तमाम कायदीन ने अलग-अलग कही। उन्होंने कहा जी हमारे पास, इवन मौलाना ने फरमाया कि हुकूमत हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरफ तो अगर हम देखते भी हैं तो आवाम में हमारा पता कट जाता है, ठीक है ना। अब जब वो कट हुआ, उस कट की जो खसूसियत थी वो ये थी कि हुकूमत को पता नहीं था ये कट हो रहा है। कट हो गया, उसके बाद फिर मियाँ साहब ने बाकायदा मीटिंग वगैरह कॉल की और एक असाइनमेंट्स दी गई। उसी असाइनमेंट के सिलसिले में जरदारी साहब जो है वो AK-47 लेके पहुंच गए। मैं तो उसको AK-47 कहता हूं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास। नॉर्मली सदर के पास लोग आते हैं, हाँ। ये मतलब आउट ऑफ द वे जाके मौलाना को मिलने जाएं तो ऐसी क्या सियासी ज़रूरत थी। और 2/3 अमेंडमेंट का हम सोच रहे हैं कि वो एक्सटेंशन से रिलेटेड है, तो ये मामला जिसके ऊपर ये बहस रहती थी कि है या नहीं है,
फिर तो ये तो समझ, इंटेंशन तो समझ आती है। सर देखें, इस हुकूमत के बार बार खता है, इस हुकूमत के अपने बारे में और अपने मामलात पे भी गिरफ्त नहीं है। इनकी ना ग्राउंड पे गिरफ्त है, ना ये डाकुओं को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ये अपनी हुकूमत को चलाने की पोजीशन में है। इनका ये सोच रहे हैं कि हर आदमी को शायद हम अपनी मतलब मौलाना से मिलने के बजाय अगर ये बलूचिस्तान चले जाते तो ज़्यादा यूज़फुल होता। मौलाना तो एक चले, इस मुल्क के एक सियासतदान हैं जो यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं अपोजिशन के रेफरेंस से आपको ये बता दूं कि अपोजिशन के पास कोई इंसेंटिव नहीं है, वो क्यों कर इस हुकूमत की तरफ देखे। अगर अपोजिशन का कोई आदमी सियासत से मुकम्मल तौर पर बेबहरा होगा और आइंदा उसने सियासत नहीं करनी होगी इन दोनों पार्टियों की तरह, तब तो वो हुकूमत की तरफ देख सकता है, वरना तो कोई हुकूमत जो हुकूमत की तरफ देखेगा। मौलाना का क्या इस वक्त जवाब है? वो ये 2/3 के लिए कोऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे? देखें जी, मैं उनके बिहाफ पे तो कुछ कहना मुनासिब, वो बहुत समझदार है, लेकिन मैं इसका कोई इम्कान नहीं देखता कि हुकूमत साहब के साथ किसी किस्म का ताउन का, हत्ता कि ये जो ताउन है कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये फैसला किया है कि वो इकट्ठे मिलके असेंबली के अंदर एक रोल प्ले करेंगे, ये एक लिहाज से तो पॉजिटिव है, लेकिन इसकी लिमिट भी डिफाइन होनी चाहिए कि इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि इस असेंबली को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये असेंबली, बहरहाल आप एक मुस्बत सोच वाले हमेशा से आदमी हैं, क्योंकि मौलाना ने इस तासुर को बड़े आराम से, वो आसानी से जाहिर कर सकते थे। ये बयान दे के जो महमूद खान अचकज़ई ने दिया है कि ये 2/3 अमेंडमेंट के लिए, आईनी तरमीम के लिए मदद मांग रहे आए थे, और वो बता रहे थे कि जी हमारी तरफ से ना है तो मसला हल हो जाता, क्योंकि वो जवाब नहीं आया। तो इसलिए वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस्ड, सो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। पर मैं एक ज़रूर एक और अहम, हमारे लिए बड़ी देर बाद आई मगर एक अच्छी खबर है कि अरशद शरीफ शहीद जो है उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट दी है, और उसकी ख़ानदान के लिए इसका मुदावा तो नहीं है। डिटेल जजमेंट में भी ये कहा गया है कि हम मुदावा नहीं कर सकते उनके ख़ानदान के इस नुकसान का, और ये हमारा नुकसान और मुल्क का नुकसान, मीडिया का नुकसान, मगर उन्होंने कम अज़ कम कुछ हक़ाइक़ के हवाले से दुरुस्तगी कर दी है। उन्होंने कहा जी ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का डिटेल जजमेंट आई है कि ये उनको जो अथॉरिटीज़ की तरफ से गैर कानूनी तौर पे हरासा किया जा रहा था, और अरशद शरीफ को, और आज भी उन्होंने कहा जी ये काफ़ी जगह जया। और दूसरा कि ये जो मल्टीपल FIR जिसका हम बड़ा शोर मचाते थे पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, बलूचिस्तान, कराची, हर जगह उनकी FIRs करा दी गई थी। उन्होंने कहा जनाब एक केस में एक ही हो सकती थी, और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता था कि उसके बाद उनको सिक्योरिटी फ्राहम करते। अब कराई तो नहीं जा सकती, मगर उन्होंने ये कहा है कि कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी लीगल ऑब्लिगेशन करके इसको तफ्तीश इसकी करवाई जाए। ये ज़रूर तकलीफ दह बात है कि कमीशन बहुत सुस्त रवि से मामला चल रहा है कि अभी ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं और ये मामला डटका है। हमें बड़ी उम्मीद है कि ये इसके ऊपर वो की जाएगी। जी दुरानी साहब, आप इस पर कोई ऐड करना चाहें? मैं सर, एक तो ये बात तो बड़ी अहम है कि ये कोर्ट का फैसला जो है इसको डेफिनेटली एक हीलिंग टच की तरफ ही जाता हुआ फैसला है। और इसी के साथ ही मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि खुदारा हमें इस वक्त सियासी नहीं कौमी बयानिए की ज़रूरत है, Exactly. जिसमें कि हम पूरी कौम के दुखों का मदावा कर सकें, माजी में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी तलाफ़ी भी कर सकें, और आइंदा के लिए उन ज़्यादतियों का रास्ता भी रोक सकें। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि वारदातें जो हैं वो सिर्फ सियासी जमातों की हद तक नहीं होती, इदारे भी बराबर की कार्रवाई डालते हैं। यहाँ पर इदारे से मुराद CDA का इदारा है। CDA ने इस बार क्या गुल खिलाया, ब्रेक से वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहे गए। अब हम बात करने जा रहे हैं सीडीए की, और सीडीए की जो वो गुल खिलाता है, जो पुर्तियां दिखाता है, जो कार्रवाई करता है, उस हर एक कार्रवाई के अंदर कई एंगल्स निकलते हैं जो सुनने वाले को भी हैरान कर देते हैं और बताने वाले को भी हैरान कर देते हैं। आज भी सीडीए से मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने क्या कुछ नया किया है, इसके ऊपर बात करते हैं। आमिर साहब, आप पेजेस लेके बैठे हुए अपने पास, वन बाय वन जरा बताएं हुआ बात यह है कि क्योंकि इस्लामाबाद है, सीडीए है, तो लोगों का ख्याल होता है कि यहाँ एक मॉडल गवर्नमेंट चल रही है, बाकी मुल्क के बनिस्बत यहाँ निज़ाम बेहतर होगा। और सीडीए क्योंकि कोई छोटा इदारा नहीं है, बलूचिस्तान के हुकूमत के सूबे 44% जो पाकिस्तान का है उनके बराबर का इनका बजट होता है। और हमारे पास स्टोरियाँ बेताशा होती हैं, मगर मुस्तनद स्टोरी वो होती है क्योंकि एक जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अपना देखते हैं जहाँ बेज़ाब्तियाँ होती हैं उसको वो पॉइंट आउट करते हैं, उसको कहते हैं, वो पैराग्राफ बना देते हैं कि इनसे जो इन चीज़ों का हमें जवाब नहीं मिला, ये जो चीज़ें हैं ये जुर्म नहीं साबित होता, वो कह रहे हैं ये बेज़ाब्तियाँ हैं, ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ की गई हैं, तो ये उसमें बेताशा हैं। मगर हम स्टार्ट कर देते हैं कि ये हंसी आती है, कुछ मज़गा खेज हो जाती हैं, वो गलतियाँ नहीं होती हैं, फ्रॉड नहीं सिर्फ मुबैना होता, वो एक मज़गा खेज है। एक मज़गा खेज ये है, एक केस बड़ा मज़ेदार कि ये सीडीए के अंदर एक असूल होता है कि जब वो लैंड एक्वायर करते हैं किसी की तो उसको 4 कनाल लेते हैं तो उसको 1 कनाल उसके मुतबादिल दे देते हैं। यहाँ पे एक शख्स थे, उनकी 88 कनाल ज़मीन थी और उनको 22 कनाल प्लॉट दे दिए गए, एक कनाल के। अच्छा, 1 से 4 की तनासुब के साथ। मज़े की बात इसके अंदर जो मज़े खेज़ बात है वो ये है कि ये साहब थे मिस्टर मोहम्मद अख्तर ताहिर, सन ऑफ वल्द मोहम्मद अशरफ। अच्छा जी। उन्होंने एक अर्जी दी, उससे पहले उन्होंने कहा जनाब नादरा से कि मैं नाम तब्दील कर रहा हूँ, अज़हर मोहम्मद अज़हर से जो है उन्होंने कहा जी मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद अज़हर से मैं होना चाहता हूँ, नहीं मोहम्मद अशरफ से अख्तर से मोहम्मद अशरफ से वल्द वो चेंज करना चाहते हैं, मोहम्मद अज़हर वल्द मिर्ज़ा मोहम्मद अली। देखिए आपको भी कितना कंफ्यूज कर दिया, ये ऐसी वारदात है। उसमें मज़े का खेल बात ये है कि चले 2-3 चीज़ें, एक तो अपना नाम जो है चले बदलवाया जा सकता है, मगर वालिद का नाम कैसे बदला जा सकता है? मतलब वो मोहम्मद अशरफ से मिर्ज़ा मोहम्मद अली कर दिया। नहीं, उन्होंने वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद अज़हर से जो है वो जो है मोहम्मद अशरफ ताहिर से मिर्ज़ा मोहम्मद अली उन्होंने कर दिया। हाँ जी, नहीं पहले था वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ ताहिर से, उनका मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली कर दें जी। अब बाप का नाम शनाख्ती कार्ड में तब्दील कैसे हो सकता है? मतलब इसके अंदर कोई मजहबी इखलाकी भी मामलात आ जाते हैं, कानूनी तो है क्या? मगर उसकी बुनियाद पे उन्होंने जो है 22 कनाल के उनको प्लॉट दे दिए, 22 कनाल के 22 प्लॉट दे दिए। और यहाँ पे याद रहे कि करोड़ों के अंदर जो है ये प्लॉट जो हैं ये बहुत ही कीमती किस्म के लैंड है, और ये गलबन डी सेक्टर D13 के अंदर है, जो कि बड़ा प्राइज्ड किस्म का सेक्टर है। और वो उन्होंने अब ये ऑडिटर जनरल ने कहा है कि जनाब ये आपने क्या मजाक बनाया है, इसकी कोई वेरिफिकेशन। हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, डॉन के रिपोर्टर हैं, और सीडीए के अंदर इन्होंने PhD की हुई है। इनकी स्टोरीज़ पहले भी हमें एनवायरनमेंट के हवाले से और माहौलियाती और बाकी करप्शन के हवाले से करते रहते हैं। ये काशिफ ये हमें समझाएं कि ये अपना नाम तो नहीं, बाप का नाम भी तब्दील करके ये 22 प्लॉट भी ले गए हैं। जी आमिर साहब, बड़ी दिलचस्प स्टोरी आप लेके आए हैं। बिल्कुल ऐसे हुआ है, उस शख्स ने ना सिर्फ अपना नाम चेंज किया, अपनी वल्दियत भी चेंज कर दी, और सीडीए से बड़ी आसानी के साथ सीडीए के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने उनका क्लेम एक्सेप्ट किया, और वो उस पर वो आर्गूमेंट ये देते हैं कि जी लाहौर के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का आर्डर था। तो ये सीडीए वो महकमा है आमिर साहब, यहाँ पर हाई कोर्ट से भी आर्डर लेके आए, तो जब तक उनकी अपनी मर्जी नहीं होती वो इंप्लीमेंट नहीं होता। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। तो सीडीए में आप 5 मरले का घर कोई बंदा ट्रांसफर करवाने जाए तो उसको वो थका के मार देते हैं कि ये एनओसी ले आओ, तो वो एनओसी ले आओ, रेवेन्यू की ले आओ, आप बीसीएस की ले आओ, 10-10 एनओसी आम लोगों के लिए। लेकिन इस तरह का जो मामला होते हैं उसको तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दे के ये प्लाट 44 करोड़ पे वर्थ इन प्लाटों की है, जो बंदा अपनी वल्दियत भी चेंज करके। तो सीडीए ने ना कोई आर्गूमेंट किया, ना आगे से कोई केस प्लीड किया, और बड़ी आसानी के साथ थाली में रख के वो दे दिए। मैं एक और इसी से सीडीए से रिलेटेड जो है, अब ये इसमें वर्जन की जरूरत नहीं, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह
कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। और उन्हें एक और केस है, उन्होंने कहा जी 43 प्लॉट यहाँ पे हैं जिनके मसला है, और वहाँ पे ये है कि या 2 प्लॉट है जिनकी डबल अलॉटमेंट हो चुकी भी है, 2 लोगों को मिले हुए हैं। 41 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी फाइलें ही, कागजात ही एग्जिस्ट नहीं करते। FIA को इंक्वायरी भेजी भी है और वो 1-2 साल हो गए हैं, उसकी ना फाइल मिली है ना इंक्वायरी आगे जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि 1 अरब, ये मेरा 100 करोड़ जो है वो 1 अरब रुपये ही बन जाता है। तो 100 करोड़ रुपए की मालियत के ये सिर्फ 43 प्लॉट हैं। और मैं आपके इस तरह की ये खबर पे भी बताएं, आपकी और भी इस तरह की काफ़ी खबरें आती नहीं, ज़रा इस पर बताएं। जी आमिर भाई, ये प्लाट मिसिंग ना, ये भी एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती है। जो फाइल मिसिंग होती है ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड सीडीए खुद करता है। कभी भी आपकी फाइल जो है वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब नहीं हो जाती। ये फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर जाली रिपोर्टें लगा के जब किसी के नाम पे प्लाट अलाट हो जाता है और बाद में खतरा होता है कि वो कहीं पकड़े ना जाए, वो प्लाट मार्केट में एक बंदे को अलाट किया, उसने दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, वो तो मार्केट में चला गया, वो अल्टीमेटली किसी एक इनोसेंट बंदे ने खरीद लिया होता है और वो फिर मारा मारा फिरता है। और ये पीछे से रिकॉर्ड खुद गायब करते हैं कि पकड़े ना जाए। तो ये फाइलें मिसिंग नहीं हुई, बल्कि ये जान, और ये खाली एक नहीं है, इस तरह की बेशुमार, यहाँ तो एग्रो फार्मों की भी बहुत सारी फाइलों के मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो भी मिसिंग है। वो होती ही सारी इसी तरह की मशकूक और इसी तरह का जो नाम चेंज करके और फ्रॉड करके ये किया जाता है। और 2017 में मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। 2017 में सीडीए ने एक नया SOP बनाया कि आज के बाद ये जो मुतासरीन होते हैं इनको जो प्लाट अलाटमेंट होगी वो हम बाकायदा कंप्यूटराइज करेंगे और बैलेटिंग के जरिए करेंगे। तो वहां पे एक लिस्ट मुरतब की गई 800 प्लाटों की जो I11 और I12 सेक्टर के थे। तो उस वक्त वो लिस्ट मुरतब हुई, वो सीडीए के रिकॉर्ड में मौजूद है। वहां पे बैलेटिंग हुई और उसमें 250 प्लाट जो वो अलाट किए गए और पीछे जो 500-550 प्लाट बच गए। वो एक SOP था कि अखबार में इश्तिहार आएगा, नादरा बैलेटिंग करेगी। उसके बाद बैलेटिंग हुई नहीं और बाद में वो सारे प्लाट जो है वो बाद में पता चला 2-3 साल बाद वो तो सारे अलाट हो गए। अब वो अलाट सारे फेक सिग्नेचर से बैक डेट उसके साथ सारे हुए हैं। और जब इस तरह का जाली काम होता है तो आमिर साहब उसमें बहुत सारे क्लेम्स होते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने कहा बस ठीक है, इसका भी डाल दो, उसका भी डाल दो, उसका भी डाल दो, तो वो 400-450 प्लाट जो है जिसकी बिलियन ऑफ रुपीज की कीमत बनती है वो 4-5 साल से इसी तरीके से वो आगे लोगों ने बेच भी दिए। अब किसी बंदे ने जिसने आज 5वीं जगह ट्रांसफर होकर वो लिया है, वो तो उसका कसूर तो नहीं है, लेकिन जो 5वां वाला है ना आखिरी, वो जिसके पास वो है वो मारा जाता है, जो 4 पैसे कमा चुके होते हैं वो निकल जाते हैं। और वो 400 प्लाट आज दिन तक उस पर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई, ना उसकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई और ना ही उसके ऊपर किसी को भी आज तक वहां से हटाया गया, रिमूव किया गया। वो लोग चलते हैं और ये प्लाटों का बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप देखें सीडीए 1960 में एक्वायर हुआ। अच्छा, सैकड़ों इस तरह के केसेस हो चुके हुए हैं, प्लॉट कैंसिल हो जाते हैं, रीलॉट हो जाते हैं, डबल अलॉट हो जाते हैं, फाइलें मिसिंग हो जाती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए का जो अमला है वो पिछले 30 साल से हैं, कोई इक्का दुक्का ही केस होगा जिसमें कोई सस्पेंड हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग चलते रहते हैं, वो एक के बाद 2-3 कई 100 गुना हो जाते हैं। जी आमिर साहब, तो यहाँ तक भी ये सीडीए के एक उस वक्त टाइप राइटर होता था 2010-11 में, उस पर ये अलॉटमेंट लेटर इशू करते थे। तो वो एक बंदे ने अपने घर में रख के भी वो अलॉटमेंट लेटर वहां से दे देता था और बाद में वो अलॉटमेंट लेटर बिके मार्केट में और आखिर में जो बोनाफाइडी परचेजर्स थे वो फंस गए, वो आज तक रूल रहे हैं। बताइएगा जो ऑडिट टीम है ये केसेस भी तो डेफिनेटली बनाती है, जैसे ये 43 प्लॉट्स के हवाले से बात हम कर रहे हैं, ऑडिट टीम केस कमजोर बनाती है, ये सीडीए बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर है? देखें, ऑडिट अगर प्रॉपर ऑडिट करे तो शायद पाकिस्तान की जो हालत है, जो हमारा मुल्क जो बैड गवर्नेंस और जो करप्शन है, तो ये कभी हो ही ना। ऑडिट वाले भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाथ रखते हैं, जो जिस तरीके से सीडीए में इश्यूज हैं जितने उसके बावजूद वो जो सॉफ्ट नहीं, ऑडिट के अंदर जो है ये मतलब नहीं है कि ये कसूरवार है। वो ये कहते हैं कि जो आपका कानून ज़ाब्ता है ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, वो बुलाते हैं। जिस तरह इसके अंदर जिक्र है कि उन्होंने कई दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा बुलाया, जब जवाब नहीं दिया तो फिर ये इसके बाद तरीकाकार ये है कि अब ये पैराग्राफ उनसे नहीं हैंडल हुआ तो ये PAC में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है PAC शायद अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि उसका चेयरमैन कौन होगा और वो कमेटी है वो फर्ज करें वो हो जाती है तो वहाँ भी लोग मिल जाते हैं और बड़ा ही रेयरली होता है कि वो सेटल कर देते हैं वो मामला, दवा प्रेशर आ जाता है वहाँ पे, फिर वो जाता है। वरना नैब या FIA में, नैब FIA में भी अल्हम्दुलिल्लाह
मसला हो जाता है। सो ये बस ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है कि ये तो सिर्फ पहली स्टेज है। अगर अल्टीमेट भी स्टेज हो तो उसके बाद भी 10 मराहल होते हैं और 10 मराहल के अंदर जो है कंप्रोमाइज की काफी गुंजाइश। अच्छे की उम्मीद रख के प्रोग्राम अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए, मगर आज क्योंकि बलूचिस्तान का है तो हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बातों को मुस्बित अंदाज में लिया जाएगा और तरजीहात को तब्दील किया जाएगा, डिबेट करना चाहिए और उसके सोल्यूशन पे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। काशिफ अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।